गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं 19 अक्टूबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो में कोटेशन जो हम डेली देखते हैं। दोस्तों आज का कोटेशन है, अच्छी बातें क्या है, हारने से कभी मत डरना क्योंकि हार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, या तो जीत मिलती है या सीख। देखिए लाइफ के हर एक पहलू में आपको दो ही चीज़ मिलेगा, हार या जीत, लेकिन आपको वो चीज़ कैसे एब्जॉर्व करना है, कैसे उस चीज़ से डील करना है, यही सबसे बड़ी कलाकारी है। ठीक है, देखिए अगर आपको जीत मिल जा रही है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपको सफलता मिल गई, बट अगर आपको वहाँ पे हार मिल जा रही है तो आपको वहाँ पे सीखना है। क्या सीखना है कि मुझसे क्या गलती हुई है, मेरे में क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो गलती को अगर आप एज ए सीख लेंगे तो फिर आपको लाइफ में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए हम इंसान हैं, इंसानों से ही गलतियां होती है, बट उस गलतियों से हम कितना सीख रहे हैं, अपने आप में कितना सुधार ला रहे हैं, यही सबसे मेन चीज़ होता है। तो गलती होना बुरी बात नहीं है, बट उस गलती से ना कुछ सीखना ये बुरी बात है। यानी कि आपको क्या करना है लाइफ में, आपको कुछ सीखने के लिए गलतियां करते रहना है, क्योंकि जब आप गलती करोगे तभी आप कुछ नया नया चीज़ सीखते जाओगे। बट ऐसा भी नहीं कि आप गलती पे गलती किए जा रहे हो। ठीक है, इसमें चेक और बैलेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपके सोसाइटी में आप देखे होंगे शायद कुछ ऐसे बच्चों को जो बहुत ही शांत होते हैं, बहुत ही शांत। ओके, जैसे लगता है कि वो कितने सीधे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी लाइफ में ज़्यादा गलतियाँ नहीं किए होते हैं। उनको बार बार डांट डांट के समझाया गया होता है कि तुम ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो वो इतना सीधे हो जाते हैं, इतना सीधे हो जाते हैं कि उनमें जो एक व्यक्ति के अंदर गुण होना चाहिए, सबसे मिलजुल के बात करना, समय समय पे हंसते रहना, समय समय पे अपने इमोशन को भी समझना, कंट्रोल करना, कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या नहीं बोलना है, वो चीज़ें नहीं सीख पाते हैं जो इंसान बहुत ही बहुत ही सीधे होकर के रहते हैं। तो हमें बिल्कुल सीधा भी नहीं होना है, बिल्कुल टेढ़े होकर के भी नहीं रहना है, हमें बिल्कुल एक सामान्य स्थिति में रहना है। कौन सी स्थिति में? सामान्य स्थिति में। तभी हम एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उभर के आ पाएंगे। ठीक है, ओके चलिए चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं 21 डेज का चैलेंज जो हम डेली फॉलो करते हैं। इसके बारे में डेली बात होती है, डेली कि आपको ये सिंपली 5 टास्क फॉलो करना है और खुद को ईमानदारी के साथ नंबर देना है, कमेंट करके बताना है कि आपको 5 में से कितना नंबर मिला है। आपको मिनिमम 21 डेज तक फॉलो करना है। इस पर डेली बात होती है, तो अब ज़्यादा बात आज इस पर नहीं होगा। चलिए देखते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है दोस्तों। तो सबसे पहला प्रश्न है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। किसकी बात हो रही है? भारतीय नृत्य महोत्सव 2024 का आयोजन। तो ये कहाँ पे हुआ है आपको बताना है। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा। ये कौन है? ये है दोस्तों हमारे भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्री। कौन है ये? इनका नाम क्या है? इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों ये जो आयोजन हो रहा है ये किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो ये कराया जा रहा है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, यानी कि जो संगीत नाटक अकादमी है भारत का, उसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों ये 6 दिन का कार्यक्रम है। ठीक है, तो आयोजन किया जा रहा है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। तो ये भी अभी चर्चा में है। तो इसका स्थापना कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो नाम पहले लिखते हैं कि किसकी बात हो रही है। बात हो रही है संगीत नाटक अकादमी, इसकी बात हो रही है। इसी के द्वारा ये आयोजन किया गया है भारतीय नृत्य महोत्सव। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं संध्या पुरेचा जी। कौन है? संध्या पुरेचा जी इसकी क्या है? अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में। तो ये जो महोत्सव हो रहा है इसका लक्ष्य क्या है, कि क्यों किया जा रहा है ये, कि जो भी हमारे भारतीय नृत्य का इतिहास रहा है, या फिर उसका जो डेवलपमेंट रहा है, या फिर जो नृत्य से शिक्षा मिलती है हमें, और जो हमारी जो नृत्य कला है उसमें जो AI का क्या क्या प्रभाव हो सकता है, इन सब चीज़ों पे बात होगी इस महोत्सव में। तो कहाँ पे हो रहा है? ये दिल्ली में हो रहा है। दोस्तों अभी चर्चा में है ये नृत्य महोत्सव। तो हमारे आने वाले एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि सबसे पहली नाट्य पुस्तक जिसका नाम है नाट्य शास्त्र,
ये दोस्तों नृत्य की सबसे पहली पुस्तक है। क्या नाम है इसका? नाट्य शास्त्र। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था भरत मुनि के द्वारा। चर्चा में है तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि सबसे पहली जो नृत्य की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि अभी चर्चा में चल रहा है ये नृत्य महोत्सव। तो सबसे पहली पुस्तक नृत्य पे कौन है? नाट्य शास्त्र, जो कि लिखा गया है भरत मुनि जी के द्वारा। ठीक है, ये पहली पुस्तक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों एक ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि शास्त्रीय नृत्य कौन कौन है हमारे भारत में। तो सबसे पहले जानना है कि कितने हैं शास्त्रीय नृत्य। भारत में टोटल इस समय 9 है। ठीक है, 9 है। तो उसमें कौन कौन सा है ये भी देख लीजिए। आपको ये नंबर भी पता होना चाहिए कि कितने हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। तो 9 है। ठीक है, अब 9 में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे है भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। ये कहाँ का है? तो यह दोस्तों तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु। उसके बाद है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। तो ये कहाँ का है? ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद 2 डांस कौन कौन? मोहिनी अट्टम और कथकली। ये दोनों कहाँ का है? ये दोनों है एक स्टेट जो है केरल, वहाँ का है। उसके बाद कथक। कथक कहाँ का है? तो ये यूपी का है। उसके बाद ओडिसी है। तो जब इसके नाम में ही ओडिसी है तो नो डाउट ये कहाँ का है? ओडिशा का है। उसके बाद है सत्रिया। कौन सा है? सत्रिया। तो ये कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? असम का है। उसके बाद एक है मणिपुरी। तो जब मणिपुरी नाम में ही है तो नो डाउट ये मणिपुर का है। और अभी नया नया ऐड हुआ है जिसका नाम है छऊ। क्या नाम है? छऊ नृत्य। तो ये कहाँ का है? ये है वेस्ट बंगाल का। तो ये सब क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। भारत के 9 है टोटल। नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और सामने उसका राज्य भी लिखा हुआ है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता रहता है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? आगामी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो किसकी बात हो रही है? ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ पे आयोजित किया जाएगा ये आपको बताना है। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कहाँ पे किया जाएगा? तो ये होगा नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ये शुरू होगा 3 नवंबर को और ख़त्म होगा 6 नवंबर को। दोस्तों ये जो मीटिंग होगा इसमें सबसे मेन फोकस का जो एरिया होगा वो ये होगा कि हमें सौर ऊर्जा को कैसे अपनाना है, कैसे इसमें तेज़ी लाना है कि लोग इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों और ज़्यादा संख्या में सौर पैनल लगाए जाए। तो इसी पे ये फोकस होगा पूरा ये मीटिंग जो कि नई दिल्ली में हो रहा है। ये जो मीटिंग है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये मीटिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत में हो रहा है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका गठन हुआ था, कब हुआ था पहले वो देख लीजिए। ये हुआ था 3 नवंबर को सन 2015 में। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में। किसके सहयोग से हुआ था? तो फ्रांस के सहयोग में। ठीक है, बट सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रोल निभाया था कौन? अपना प्यारा भारत। इसलिए फ्रांस भी सामने आया और इसका स्थापना किया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। और तभी डिसाइड हुआ कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया जाए। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बना? भारत में बना। ये है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहलू इस क्वेश्चन का कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भारत में है। भारत में कहाँ पे? गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम में। यानी कि जो आप सुनते होंगे गुड़गांव, वहीं पे है। गुड़गांव कहाँ पे है? हरियाणा में है। तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। ये एकमात्र इकलौता ऐसा वर्ल्ड लेवल का कोई गठबंधन है जिसका हेडक्वार्टर अपने भारत में है। तो इसीलिए हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको टोटल 120 देशों ने साइन किया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को। दोस्तों इसमें वो सभी देश हैं जो पृथ्वी पे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं। तो वो सब देश इसको साइन किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पे सनलाइट ज़्यादा पड़ती है। तो उस सनलाइट का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सौर ऊर्जा के रूप में, इसी पे फोकस होता है इस गठबंधन का, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हरियाणा में है, गुरुग्राम में है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ISA।
इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष कौन है? वो है प्रहलाद यार इस पेन से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। प्रहलाद जोशी, ये है इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष, प्रहलाद जोशी जी। और यही है हमारे देश के प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? अगला है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? किसकी बात हो रही है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का कौन सा शहर है जिसको हाल ही में शामिल किया गया, ये आपको बताना है। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, किसको शामिल किया गया है? ओरछा को। किसको? ओरछा को। कहाँ पे है ये है एमपी में। दोस्तों ये ओरछा हमारे भारत का 44वें नंबर का बन चुका है क्या? विश्व धरोहर, ठीक है, 44 नंबर का। इससे पहले जो बना था 43 नंबर का, तो वो बना था असम का मोईदम। क्या बना था? असम का मोईदम। ये मोईदम है क्या? जो अहोम राजवंश था वहाँ पे असम में, अहोम राजवंश, उसका ये टीला है मोईदम। ये बना था 43वें नंबर का विश्व धरोहर सूची भारत का। और प्रेजेंट टाइम में 44वें नंबर पे बना है ओरछा, इस सूची में शामिल हुआ है। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी ये लेटेस्ट है। तो बात हो रहा है यहाँ पे ओरछा का। तो ये क्यों शामिल हुआ है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पुराना, बहुत ही फेमस मंदिर है, राम मंदिर। ये दोस्तों 16वीं शताब्दी का है, 16वीं शताब्दी का। इसको किसने बनवाया था? इसको 1622 ईस्वी में बनवाए थे वीर सिंह जुदेव बुंदेला जी ने। किसने? वीर सिंह जुदेव बुंदेला जी ने बनवाया था इसे। दोस्तों ये जो राम मंदिर है ये भी चर्चा में क्यों है? इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे भगवान राम जी की जो पूजा होती है वो ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में नहीं होती है। तो किस रूप में होती है? यहाँ पे राजा के रूप में होती है। किस रूप में? राजा के रूप में होती है। तो ये हमने देख लिया जो राम मंदिर है किसने बनवाया था, तो वीर सिंह जुदेव बुंदेला ने। कब बनवाए थे? 1622 ईस्वी में। अब यहाँ पे हम देखेंगे ओरछा शहर के बारे में, क्योंकि इसको शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। तो इसकी स्थापना, इस शहर की स्थापना किसने की थी, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। तो इसकी स्थापना एक बुंदेल राजपूत के द्वारा किया गया था। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है रुद्र प्रताप। ये अभी शामिल हुआ है सूची में, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन बन के एग्जाम में आने वाला है। और ये जो ओरछा शहर है ये किस नदी के किनारे है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये है बेतवा नदी के किनारे। कौन सी नदी? ये है बेतवा नदी, जो कि कहाँ पे है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ओरछा के बारे में। ये बना है 44 नंबर का धरोहर। ओके, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे भारत में वो कौन सा पहला शहर है जो यूनेस्को शहर बना था, यानी कि भारत का सबसे पहला यूनेस्को शहर कौन सा है, ये भी एग्जाम में आता है। तो वो है अहमदाबाद। कौन सा है? अहमदाबाद। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? अगला है हाल ही में भारत ने किस देश के वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो बताना है कि ये जो परियोजना है जिसका नाम है वन बेल्ट वन रोड, ये किसका परियोजना है, किस देश का? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, कहाँ का है? ये है चीन का। कौन सा? वन बेल्ट वन रोड योजना, ठीक है दोस्तों। ये जो योजना है इसमें चीन जो क्या करता है कि पूरे विश्व को रोड से कनेक्ट करने का प्लान है इसका। यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे अपना प्यारा भारत है, इधर अफ्रीका है, इधर पूरा यूरोप है। ओके, तो इन सब को रोड के माध्यम से जोड़ने का प्लान है इसका, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है भारत को, क्यों मना कर रहा है भारत? क्योंकि ये जो इसका वन बेल्ट वन रोड है, ये जो हमारा कश्मीर है वहाँ के पीओके से होकर के पाकिस्तान में जा रहा है। तो बस वहीं पे प्रॉब्लम है भारत को कि यहाँ पे जो पीओके है वो हमारा क्षेत्र है और आप पाकिस्तान से पूछ करके वहाँ पे ये रोड बना रहे हो। तो बस उसी बात के लिए यहाँ पे ये शामिल नहीं हो रहा है भारत वन बेल्ट वन रोड परियोजना में, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि कहाँ का है ये है दोस्तों चीन का परियोजना है, ठीक है।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में किस एयरपोर्ट के लिए ई फ्लाइंग यानी कि ई फ्लाइंग टैक्सी शुरू करने की घोषणा की गई है। तो बताना है कि किस एयरपोर्ट पे ई फ्लाइंग टैक्सी परियोजना या फिर योजना शुरू की गई है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, कहाँ पे शुरू किया गया है, तो ये शुरू हुआ है सी केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। कहाँ पे, केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। दोस्तों ये है कहाँ पे, ये जो एयरपोर्ट है ये है बेंगलुरु में। कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। ओके, तो यहाँ पे शुरू हुआ है ये। दोस्तों ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है सरला एविएशन के द्वारा। कि क्यों शुरू किया गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे यात्रा जो बहुत लंबे टाइम में हो रहा था उसको कम करने का प्लान है। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो ये दोस्तों चलेगा, यहाँ पे देखिए ये चलेगा बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है वहाँ से लेकर के ये चलेगा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है वहाँ तक चलेगा। इसकी टोटल दूरी है 37.5 किलोमीटर। तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे अगर आप कैब से जाते हो तो लग जाता है आपको 3 घंटे, और पैसा कितना लग जाता है, लगभग 2500 रुपया। तो अब यहाँ पे ये टैक्सी शुरू हुआ है जो कि आपको 3 घंटे के बजाय में सिर्फ और सिर्फ पहुँचा देगा कितने देर में, 19 मिनट में। और कितना किराया लगेगा उसका, मात्र 1700 रुपया। तो यहाँ पे आपका समय भी बच रहा है और पैसा भी बच रहा है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे यात्रा समय होगा कम और प्रदूषण को भी कम करने में मदद करेगा ये। तो कहाँ पे शुरू हुआ है ये शुरू हुआ है केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो कि बेंगलुरु में है। ठीक है, इसमें दोस्तों एक बार में 7 यात्री जाएंगे इस ई फ्लाइंग टैक्सी में। ओके, ये अभी शुरू नहीं हुआ है, इसके शुरू होने में कम से कम अभी लग जाएंगे 2 से 3 साल। तो देखते हैं जब शुरू होगा तो कैसा वहाँ पे वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में किसे राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो बताना है कि ये जो सम्मान है ये किसे दिया गया है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों किसे दिया गया है, डी हमारी राष्ट्रपति जी को। कौन है इस समय, वो है मुर्मू जी। क्या नाम है उनका, पूरा नाम है द्रौपदी मुर्मू जी। दोस्तों इनको जो पॉलिटिकल साइंस में ये उपाधि मिली है ये कहाँ पे मिली है, ये भारत में नहीं मिली है, ये भारत के बाहर विदेश में मिला है। तो कौन से देश में ये मिला है, अल्जीरिया में। कहाँ पे, अल्जीरिया में। अल्जीरिया कहाँ पे है, ये दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में है। कहाँ पे है ये, नॉर्थ अमेरिका में है। ये जो अल्जीरिया है अभी चर्चा में है क्योंकि इन्होंने दिया है मुर्मू जी को ये उपाधि। तो देखते हैं कि यहाँ पे इसकी मुद्रा क्या है और इसकी राजधानी क्या है। तो यहाँ पे इसकी मुद्रा और राजधानी बहुत ही ईजी है क्योंकि उसकी मुद्रा में और उसकी राजधानी में ये अल्जीरिया जुड़ा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे जाना जरूरी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो कहाँ पे मिला है, अल्जीरिया में इनको ये उपाधि मिली है, किस सब्जेक्ट में, राजनीति विज्ञान में। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि राष्ट्रपति अभी चर्चा में आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जो चर्चा में आते हैं ना वही हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो राष्ट्रपति हमने देखा है कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति है हमारे देश की। तो ये है 15वें नंबर की है। ठीक है, और ये जो महिला है ये दूसरे नंबर की महिला है हमारे देश की राष्ट्रपति। इनसे पहले कौन थी, तो वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। ये थी अपने देश की पहली महिला राष्ट्रपति, और अब ये बनी है दूसरे नंबर की। और ये तो दूसरे नंबर की महिला हो गई, और ये पहले नंबर की आदिवासी व्यक्ति हैं जो पहुंची है इस पद तक। ठीक है, तो ये पहली है। अब यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रपति पद की। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रपति पद है इसके बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो राष्ट्रपति होते हैं ये आपातकाल लगाते हैं। तो हमारे एग्जाम में पूछता है कि वो किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाते हैं। तो वो अनुच्छेद है 352। ठीक है, ये अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ साथ राष्ट्रपति के पास एक वीटो पावर होता है। क्या होता है, वीटो पावर, कि अगर कोई भी कानून सरकार बना रही है, मान लीजिए मोदी जी कोई कानून बना रहे हैं, ठीक है, तो वो जाता है साइन होने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी के पास। तो ये क्या कर सकती हैं, उस जो भी विधेयक होता है उसको अपने पास रख सकती हैं, फिर से पुनर्विचार के लिए लौटा सकती हैं। तो उसे बोलते हैं वीटो शक्ति। ठीक है, तो ये जो वीटो शक्ति है ये
इनको मिलता है अनुच्छेद 111 में मिलता है। ठीक है, तो ये भी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। और एक और पावर है इनके पास अध्यादेश का। किसका? अध्यादेश का। अध्यादेश का पावर कब होता है? मान लीजिए जब सदन में कोई भी सरकार न हो तो उस समय राष्ट्रपति ही नियम कानून बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं अध्यादेश। तो ये भी पूछता है कि ये कौन से अनुच्छेद में है। तो ये है दोस्तों 123 नंबर अनुच्छेद में। ठीक है, और दोस्तों आपको पता होगा कि राष्ट्रपति पे क्या लगाया जाता है? महाभियोग। अगर पाया जाता है कि ये नियम कानून से काम नहीं कर रहे हैं, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो इन पे क्या लगता है? महाभियोग लगता है। तो दोस्तों ये जो महाभियोग इन पे लगाया जाता है, एग्जाम में हमारे पूछता है कि महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को कितना दिन पहले पूर्व नोटिस भेजते हैं? तो 14 दिन। 14 दिन पहले इनको लिखित नोटिस भेजा जाता है कि आपको इस काम में गलत पाया गया है और आपके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। ठीक है, और जब ये महाभियोग कंप्लीट होता है तो इसको पारित होना जरूरी है 2/3 बहुमत से। ये भी हमारे एग्जाम में पूछता है कि महाभियोग को कौन से बहुमत से पारित होना जरूरी है, 1/2 या फिर 2/, कुछ भी पूछ देगा आपके ऑप्शन में। तो ध्यान देना है कि वहाँ पे 2/3 से पास होना चाहिए, तभी उन पर लगता है महाभियोग। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट था राष्ट्रपति के बारे में। और यहाँ पे एक और पूछता है कि यहाँ पे चयनित होने के लिए मिनिमम सीमा क्या है आयु का? तो वो है 35 वर्ष। 35 वर्ष से अगर आप कम हो तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो सब इम्पोर्टेंट था इस प्रश्न के बारे में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI होंगे? बताना है कि अब कौन बनेंगे हमारे भारत के 91 नंबर के चीफ जस्टिस। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी। कौन बनेंगे? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी। 51 नंबर के है ये। ठीक है, और ये किनका स्थान लेंगे? तो ये लेंगे स्थान DY चंद्रचूड़ का। किसका स्थान लेंगे? DY चंद्रचूड़ का। ये दोस्तों शपथ लेंगे 11 नवंबर को। ये लेंगे शपथ 11 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, ये जो चयन होता है CJI का, मुख्य न्यायाधीश का, ये होता है जो प्रेजेंट टाइम में होते हैं मुख्य न्यायाधीश, वही चयन करते हैं किसी भी एक नाम का और वो भेज देते हैं राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस पर फाइनल मोहर लगाता है कि हाँ ठीक है इन्हें ही बनाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये बने हैं 51 नंबर के, अभी चेंज हुए हैं। तो हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे देश में सबसे प्रथम यानी कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI कौन थे? तो वो थे H.J. कानिया। कौन थे? H.J. कानिया। ये थे देश के अपने पहले CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो यहाँ पे इनकी नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, हमने बताया है। ठीक है, तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो होता है अनुच्छेद 124 का जो क्लॉज 2 है उसके तहत होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? ठीक है, 2023 की बात हो रही है बट पुरस्कार मिला है 2024 में। तो बताना है कि 2023 का किसने जीता है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों किसने जीता है? तो यहाँ पे जीता है दोस्तों उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने ये जीता है। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये 5वें नंबर का है, यानी कि ये 5th नंबर का पुरस्कार है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी राष्ट्रीय जल पुरस्कार की? तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2018 में। कब हुआ था शुरुआत? 2018 में। और इस बार ये जो 2023 का ये 5वें नंबर का है, जो कि जिसको मिला है उड़ीसा को मिला है। उड़ीसा है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे है यूपी। ये भी इम्पोर्टेंट है, पहले पे उड़ीसा है और दूसरे पे यूपी है। दोस्तों इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा। तो कौन है इस समय जल शक्ति मंत्री भारत के? तो वो है चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल जी। ये है क्या प्रेजेंट टाइम में? ये हैं जल शक्ति मंत्री। इन्हीं के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किसको मिल रहा है? उड़ीसा को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये मिलेगा इसको 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को ये पुरस्कार इनको दिया जाएगा, 22 अक्टूबर। ये जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जल का, तो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए
विश्व जल दिवस। क्या इम्पोर्टेंट है? विश्व जल दिवस। ये कब मनाया जाता है? चर्चा में है तो इससे रिलेटेड दिवस हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च, विश्व जल दिवस। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? हाल ही में किसे सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा दुनिया का सबसे अमीर शहर माना गया है? किसके द्वारा? सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा दुनिया का सबसे अमीर शहर। तो सामने आपके ऑप्शन है दोस्तों, किसको माना गया है? ए, आबू धाबी को। कहाँ पे है ये आबू धाबी? ये है यूएई में। ये यूएई का क्या है? ये कैपिटल है आबू धाबी। इसे ही माना गया है दुनिया का सबसे अमीर शहर। क्यों माना गया है? क्योंकि जो आबू धाबी है इसकी टोटल पूंजी कितनी है? वो है 1.7 ट्रिलियन डॉलर। कितना है? 1.7 ट्रिलियन डॉलर इसकी पूंजी है आबू धाबी की, इसलिए इसे माना गया है दुनिया का सबसे अमीर शहर। ठीक है, बात हो रहा है आबू धाबी का, और ये किस देश की राजधानी है? यूएई की, यूएई। तो हमने देख लिया इसकी राजधानी यूएई की ये है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो वो है यूएई का, यूएई आगे जुटा हुआ है और है दिरहम। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हमें पता होना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा या बुरा। ओके, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।